हम लोग ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, पिछली क्लास में जो हमने टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा था, उसी का आगे ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहता क्या है, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको लिखा दूंगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ये बोलता है कि अगर मैं वेरिएबल फैक्टर की, ठीक है, अगर मैं वेरिएबल फैक्टर की एक यूनिट को बढ़ाता रहता हूं, ठीक है, या जैसे जैसे मैं वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को बढ़ाता रहता हूं एक एक करके, वैसे वैसे मेरा टोटल प्रोडक्ट जो है सबसे पहले वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ेगा तो सही लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, पहले बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, उसके बाद वो मतलब बढ़ेगा तो सही लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर वो फॉल करेगा। ठीक है, फॉल नहीं कह सकते, फिर हम ये कह सकते हैं फिर वो बढ़ेगा तो सही लेकिन उसका जो रेट होगा वो नेगेटिव रेट होगा। ठीक है, पहले इंक्रीजिंग रेट, फिर डिक्रीजिंग रेट और उसके बाद वो नेगेटिव रेट से बढ़ेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि जैसे जैसे मैं वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाता हूं, ध्यान रखना मेरा वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है, इसका ये मतलब है कि जो मेरा फिक्स फैक्टर होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही बढ़ा रहा हूं। ठीक है, जैसे जैसे मैं वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाता जाता हूं एक एक करके, एक एक यूनिट करके, वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर कह सकते हो आप, कि जैसे जैसे मैं लेबर को एक एक करके बढ़ाता हूं वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट पहले मेरा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, उसके बाद वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और उसके बाद वो नेगेटिव रेट से बढ़ता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। Proportion, if we increase 1 unit of variable factor, then total product increases at an increasing rate, then at decreasing rate, finally at negative rate। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि जो मेरे फिक्स फैक्टर हैं वो यहाँ पर कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो चेंज नहीं होते। ठीक है, वो चेंज नहीं होते हैं, दे डू नॉट चेंज। ठीक है, ये मेरा टेबल हो गया, वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। वेरिएबल फैक्टर में 1 2 3 4 5 6, टोटल प्रोडक्ट 15 45 65 75 75 70 और मार्जिनल प्रोडक्ट 15। ये आया मेरा 45 माइनस 15, 65 माइनस 20, 75 माइनस 65, 75 माइनस 75, 70 माइनस 75। टेबल जो है ये कंप्लीटली काल्पनिक है। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे मैं लिखूंगा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस पे लिखा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वाई एक्सिस पे मैंने लिखा टीपी एंड एनपी। ये मेरा टेबल है। ठीक है, अब इस टेबल का मैं फ्री हैंड डायग्राम बनाऊंगा, मुझे पॉइंट्स को प्लॉट करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा।
ये जाइए, ये जाइए, ये जाइए, ये ऐसे कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये मैं ऐसे गिरा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा बन गया टोटल प्रोडक्ट। अब देखिए, टोटल प्रोडक्ट ना जहां से गिरना शुरू हुआ है उस पे ना पहले एक पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ पर लगभग लगभग ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक स्केल लेकर एक लाइन पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। अब जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। इकोनॉमिक्स में डायग्राम में सिर्फ यही ध्यान देना चाहिए, यही ध्यान देने वाली बात है और कोई बात नहीं है। जहां पर ये मैक्सिमम है, ठीक है, जहां पर भी ये टीपी मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम मीन्स उस पॉइंट के बाद गिरना शुरू हो रहा है, वहां से ना स्केल लेके इस पॉइंट पे हल्का सा पॉइंट लगा दीजिए। अब मार्जिनल प्रोडक्ट को आपको यहाँ पर इंटरसेक्ट करना है, तो इसको ऐसे लीजिए और ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ध्यान ये दीजिएगा, इसका मैक्सिमम पॉइंट पहले आ रहा है, एमपी का मैक्सिमम पॉइंट, सॉरी एमपी का मैक्सिमम पॉइंट पहले आ रहा है, टोटल प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट बाद में आ रहा है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मेरा टीपी इज मैक्सिमम। वही उसी पॉइंट पर याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल। उसी पॉइंट पर मेरा एमपी जो है वो 0 होता है। ठीक है, और जिस पॉइंट से मेरा एमपी गिरना शुरू होता है वहां पर लिख देंगे हम एमपी इज मैक्सिमम। यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की। ठीक है, पहले टोटल प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है, उसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए और एक पॉइंट में आके गिरा दीजिए। जहां से मेरा टोटल प्रोडक्ट गिर रहा है वहां पे स्केल रखकर एक्स एक्सिस पे हल्का सा पॉइंट लगा लीजिए। पॉइंट का ये मतलब है कि उस पॉइंट पर मेरा एमपी जो है वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब यहां से के आप ग्राफ बना लीजिए, यू उल्टा ले जाके और 0 से स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका एमपी बन जाएगा। ठीक है, जहां जिस पॉइंट के बाद एमपी गिर रहा है ना, वो वाला पॉइंट मेरा मैक्सिमम होता है। ठीक है, दोनों केस में। थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज बता दूं, ये याद रखिएगा, जब टीपी मैक्सिमम होता है, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा एमपी जो है वो 0 होता है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, जब एमपी नेगेटिव होता है, जब एमपी नेगेटिव होता है तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव रेट से बढ़ता है, मतलब गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। मेरे पास 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के मेरे पास 3 फेज होते हैं। अब पहला फेज में क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है। पहले फेज में टीपी जो है, टोटल प्रोडक्ट जो है, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, टीपी जो है वो कैसे बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है, एंड एमपी ऑल्सो राइजेस। इसका ये मतलब है कि पहले फेज में टीपी बहुत तेजी से बढ़ता है और जो मेरा एमपी है वो भी मेरा बढ़ता है। ठीक है, एमपी फेज एंड कब होता है, दिस फेज एंड व्हेन एमपी इज मैक्सिमम। जब एमपी मेरा मैक्सिमम हो जाता है तो ये मेरा फेज एंड हो जाता है।
टीपी, आप भी ना ऐसे ही चार्ट बनाना, ऐसे क्या होगा कि तीनों फेज आपके आमने सामने हो जाएंगे। टीपी इंक्रीजेस, लेकिन एग्जाम में प्रॉपर लिखना, मीन्स पहले फेज 1, फिर फेज 2, फिर फेज 3। ये समझाने के पर्पज से ऐसे बता रहे हैं। टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट था, यहाँ पर डिमिनिशिंग रेट आ गया है। ठीक है, एंड एमपी फॉल्स, मतलब एमपी जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। ये फेज एंड कब होता है? दिस फेज एंड व्हेन, देखिए एमपी इज 0 एंड टीपी इज, अब इस पॉइंट को जब टीपी मेरा मैक्सिमम होता है, इसको मैं यहां ले देता हूं, इसको मैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहता हूं। पॉइंट ऑफ, गलत हो गई, एक मिनट, पॉइंट ऑफ स्टार्ट टू फॉल। ठीक है, टीपी मेरा गिरना शुरू हो जाता है और एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। अब ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर कोई भी कंपनी काम नहीं करेगी। आप काम करोगे जब आपका प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाएगा? नहीं। आप अपना नुकसान क्यों करोगे? ठीक है, जब 4 लोग मिलके 75 प्रोडक्ट बना रहे हैं और 5 लोग 70 बना रहे हैं, तो आप नए वाले को अपॉइंट ही नहीं करोगे, कहोगे मैं 4 में ही खुश हूं। ठीक है, तो ये जो फेस है ना, हम ऑपरेट इन दिस फेज। ठीक है, मतलब नॉर्मली जितनी भी फर्म्स हैं वो सेकेंड फेज तक ही काम करती हैं। पहले फेज में जो टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ता है, इसका आप रीजन बताइए। ठीक है, इसका आप मुझे रीजन बताइए कि पहले फेज में टीपी तेजी से क्यों बढ़ता है, दूसरे फेज में जो टीपी है वो धीरे धीरे क्यों बढ़ता है, और तीसरे फेज में टीपी गिर क्यों जाता है। ये एक सवाल आ सकता है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा आंसर है, इन दिस फेज, इन दिस फेज every additional factor adds more to the output। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, लोग जो होते हैं ना वो काम करते हैं। ठीक है, इसलिए वो सारा का सारा अपना ध्यान है वो आउटपुट बनाने में निकालते हैं, इसलिए मेरा जो प्रोडक्ट है वो इसमें बढ़ता है। ठीक है, इन दिस फेज एवरी एडिशनल फैक्टर एड मोर टू द आउटपुट। मैं दूसरे पे आऊं, अगर इसमें क्या होता है ना, बातूनी किस्म के लोग आ जाते हैं, वो ना बात करना शुरू कर देते हैं, इसलिए लोगों का ध्यान हटते रहता है। जब लोगों का ध्यान हटेगा तो नॉर्मल सी बात है कि मेरा प्रोडक्ट गिरेगा। तो इन दिस फेज एवरी एडिशनल फैक्टर एड, आप कह सकते हो एड लेसर अमाउंट कर देते हैं, लेसर एड लेसर टू द आउटपुट।
लेसर, ठीक है, एड लेसर टू द आउटपुट, ठीक है। जैसे जैसे वो हम लोगों को अपॉइंट करते हैं, नए नए लोग ऐड करते हैं, वो बातों करने में बात करना मतलब मैं समझा रहा हूँ बस, ये आंसर में मत लिखना कि वो बात करने लग जाते हैं। वो ना बहुत कम ऐड करते हैं आउटपुट, धीरे धीरे आउटपुट बढ़ते, इसलिए धीरे धीरे मेरा आउटपुट बढ़ता है। अब मैं थर्ड स्टेज पे आऊं। थर्ड स्टेज पे क्या होता है कि सभी लोग बात करने कर जाते हैं, इसलिए इन दिस एनी एडिशनल फैक्टर लीड्स टू फॉल। जब एक जना काम करेगा, नॉर्मल सी बात है, बातें कम होंगी, काम ज्यादा होगा। दो लोग होंगे, तब भी बातें कम होंगी, काम ज्यादा होगा। हो सकता है टीम में भी यही हो कि बातें कम हो, काम ज्यादा। जहां चार लोग हुए, बात करना बढ़ेगा, काम धीरे धीरे कम होता रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे मैं एम्प्लॉय को बढ़ाता जाऊंगा, बातें बढ़ती रहेंगी। लंच टाइम में वो बातें बहुत करेंगे, ठीक है। इसलिए थर्ड स्टेज में मेरा जो प्रोडक्ट है वो गिरना शुरू हो जाता है।